अभी हम लोग रदरफोर्ड और जीजर मार्सडेन के लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या कमी था, उस कमी की बात कर रहे हैं। जैसे आपने जो देखा पीछे, उस में आपको ये मालूम चला कि अगर परमाणु है तो परमाणु में धनावेश की आपको जानकारी मिल गई। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात यहां भी कही गई वो गलत है। मतलब अभी भी पूरा रदरफोर्ड और जीजर मार्सडेन ने भी मिलकर पूरा सही एटम के स्ट्रक्चर को नहीं बताया, उसकी वास्तविक संरचना को नहीं बताया। इसमें अभी इलेक्ट्रॉन की बात जो है गलत रह गई। क्या वो गलत रह गई, इसके बारे में समझेंगे। जैसे हमने ये कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने बताया कि जब कोई एटम का इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहने का मतलब है अभिकेंद्रीय त्वरण। जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एटम में इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में नाभिक के चारों ओर मूव करता है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। और वो अभिकेंद्रीय त्वरण के साथ वो गति करता है। तो जब वो अभिकेंद्रीय त्वरण के साथ गति करता है तो वैद्युत गतिकी के अनुसार, बात समझिए थोड़ा ध्यान से, वैद्युत गतिकी के अनुसार होता क्या है कि वैद्युत गतिकी का ये कहना है कि जब कोई वैद्युत आवेश त्वरण के साथ गति करता है तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंग माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता है। एनर्जी को वो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वो ऊर्जा का ह्रास करता है। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो ऊर्जा का एनर्जी लॉस करेगा। तो सबसे पहला चीज इसमें जो हमने बताया उसको एक बार फिर से समझिए, बात को ध्यान से। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि ये न्यूक्लियस नाभिक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल क्लियर बता दिया गया। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर मूव करता है। तो जब ये मूव करेगा तो मूव करने से होता क्या है कि जब ये मूव करता है तो इसके पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रित त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके पास होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक में वैद्युत गतिकी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक में होता क्या है कि ये कहा गया है कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो एक्सेलरेशन मतलब तो जब कोई चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है, लॉस करता है, ऊर्जा का ह्रास करता है, बाहर देता है। तो जब ये, मेरी बात समझे तो ध्यान से, जब ये मूव करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ तो ये एनर्जी लॉस करेगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा। तो जब ये एनर्जी को लॉस कर रहा है, बात को ध्यान से समझेंगे, जब ये एनर्जी को लगातार मूव कर रहा है तो लगातार एनर्जी लॉस करेगा। लगातार एनर्जी लॉस करेगा तो इसका मतलब है कि जब ये लगातार एनर्जी लॉस करेगा तो लगातार इसका जो है रेडियस जो है कम होगा, त्रिज्या इसकी कम होगी क्योंकि ये एनर्जी लॉस कर रहा है। और धीरे धीरे
जब इसका रेडियस कम होगा तो अंतिम में जाके ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो एटम जो है नष्ट हो जाएगा, और ये जो एटम खत्म हो जाएगा इसका मतलब है कि ये एटम के अनस्टेबिलिटी को बताता है, अस्थायित्व को बताता है। लेकिन हम सारी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में सबको ज्ञात है, ये जानते हैं लोग कि एटम जो है स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि ये इसकी कमी है। तो इसकी कमी क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार all electrons have centripetal acceleration. सभी इलेक्ट्रॉन के पास अभिकेंद्रीय त्वरण है। एंड ऑल्सो वी नो दैट, और हम ये जानते हैं कि according to electrodynamics, बैरल गति के अनुसार, कोई कोई इसको मैक्सवेल भी कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स accelerating charge charges emits energy in the form of electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा इन्होंने कहा क्या, एंड ऑल्सो वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि बैरल गतिकी के अनुसार अगर कोई त्वरित आवेश है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है, तो वो हमेशा एनर्जी को उत्पन्न करता है, एनर्जी का त्याग करता है बैरल चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो एनर्जी रेडिएट करता है। और एक चीज आप जान लीजिए कि इस एनर्जी रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitting energy is same as that of frequency of same as that of frequency of moving electrons। जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हम हिंदी बोल दे रहे हैं, वो लिख लेंगे सुन के भी। वैसे देखते हैं तो हिंदी में भी लिख के बनाएंगे। यहां क्या मालूम चलता है कि आपको जो इसकी आवृत्ति है, द फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, जो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है एनर्जी के जो इमिट होने का, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ये एनर्जी इमिट कर रहा है। और ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, जो एनर्जी का जो ऊर्जा का त्याग हो रहा है उसकी जो आवृत्ति है वो गतिशील इलेक्ट्रॉन के आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर ये
बैल चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर ये इमिट करेगा, बाहर देगा। अब इधर देखिए, तो ये बाहर जब एनर्जी दे रहा है मतलब एनर्जी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो लगातार मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहा है तो एनर्जी लगातार लॉस हो रहा है। सिंस इलेक्ट्रॉन moving continuously, therefore it loses energy continuously। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं इसलिए ऊर्जा का त्याग भी लगातार करेंगे। तो अभी देखिए इधर ध्यान से, और जब ये ऊर्जा का त्याग लगातार करेंगे देन तब इसका रेडियस जो है लगातार कम होगा। देन द रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो त्रिज्या है वो लगातार कम होते रहेगा। अब फाइनली मतलब अंतिम में फाइनली इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द, अंतिम में इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस मतलब नाभिक में। फाइनली इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द न्यूक्लियस, अंतिम में ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में चला जाएगा। विच यहां लिख दे रहे हैं, इसके नीचे ही लिखिए, which states that atoms destroyed, जो बता रहा है कि एटम खत्म हो जाएगा, that is unstability of atom, अर्थात परमाणु का अस्थायित्व। बट ऑल वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स आर स्टेबल, परमाणु अस्थायी होते हैं। इसका मतलब ये गलत है। इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसमें क्या मालूम चला आपको? इसमें ये मालूम चला कि जब ये लगातार चल रहा है तो लगातार चलेगा तो ये लगातार एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये लॉस कर रहा है। जब एनर्जी लॉस कर रहा है तो ये धीरे धीरे एनर्जी का त्याग कर रहा है, ऊर्जा कम कर रहा है, तो ये धीरे धीरे जो है नाभिक में आके नाभिक में आ जाएगा। और जब ये नाभिक में आ जाएगा तो न्यूक्लियस में आ जाएगा तो एटम पता चलता है कि अस्थायी होता है, परंतु हम जानते हैं ये सारे एटम अस्थायी होते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जो इन्होंने कहा है वो गलत कहा है। दूसरा पॉइंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन का इसमें सही जानकारी मालूम, सही स्थान, सही पोजीशन मालूम नहीं चला, इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन को ओबे नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि ये
स्पेक्ट्रम रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति से इसका संबंध है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी नहीं मिली तो इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन को संतुष्ट नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसी के बेस पर अब हम लोग पीछे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एटम बदल दिया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, प्रोटॉन बदल जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या भी बदल जाएगी। उसके लिए इस एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूला मिला था, n बराबर के स्क्वायर, सॉरी n बराबर के जेड स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। तो उसी पर एक न्यूमेरिकल बनाया जाए। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में लिख लेके हिंदी में बोल देते हैं। इफ number of scattering alpha particle is 2000 at an angle of 60 degree, then what will be the number of scattering of alpha particle at an angle of 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन हिंदी में बोल रहे हैं, यदि 60 डिग्री के कोण पर अल्फा कण का प्रकीर्णन 2000 हो तो 90 डिग्री के कोण पर अल्फा कण का प्रकीर्णन कितना होगा, यह ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट केस, पहला केस ये कह रहा है कि नंबर जो दिया है वो 2000 है। कितने डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे। सेकेंड केस, दूसरे केस में कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्कैटरिंग, माने संख्या पूछ रहा है, कितने संख्या, एंगल ऑफ 90 डिग्री माने थीटा का मान क्या डिग्री, 90, है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, n बराबर के जेड स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। के कोई कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, थीटा जो है डिटेक्टर कोण जो बनाता है वो है। तो पहला केस हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट केस में n का मान कितना है, 2000, वैल्यू 2000 है। के जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर मालूम नहीं है, साइन का पावर 4, थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री, डिवाइड बाई 2, 30, फॉर 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा केस, इन निकालना है, के क्या है मालूम नहीं, इसका कांस्टेंट वैल्यू, जेड कांस्टेंट भी निकाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका भी क्वेश्चन हम देंगे, सॉल्व कराएंगे कांस्टेंट निकालने वाला।
जेड स्क्वायर, जेड की बात करें, जेड इसका मालूम नहीं है, फोर थीटा, थीटा थीटा की जगह 90 डिग्री, तो कट के 45 हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा। एन निकालना है, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, तो जो जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और दूसरे वाले को नीचे, तो एन बटा में 2000 के जेड स्क्वायर साइन का पावर 4 45 के जेड स्क्वायर साइन का पावर 4 30 डिग्री, कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी 4 पावर, ये भी 4 पावर, दोनों का मिला के पावर 4, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 होल पावर 1/2 है, तो आप चाहे 2 को चाहे तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को √2 गुना √2, ये √2 से ये √2 खत्म, एक का पावर 4, एक √2 को 4 बार गुना कर लीजिए, दो के लिए, दो के लिए उधर चल जाएगा 2000, $500 ये हुआ आंसर। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसी में क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ेंगे हम लोग, इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट अप्रोच अगले वीडियो में। थैंक यू।